चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के साथ सबसे सिंपल चैप्टर। देखिए क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि असेसी की इनकम में किसी और की इनकम ऐड कर दी जाएगी। इनकम ऑफ अनदर पर्सन विल बी एडेड इन असेसी इनकम। है सर ऐसा? जी हाँ, अपनी इनकम पे भी टैक्स देना होगा और दूसरे की इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये कब है, क्या है, कैसे है, आइए समझते हैं। Accordingly, it will affect the tax liability of assessee. Suppose Mr. A है, उनकी सैलरी इनकम है 15 लाख। अब उन्होंने 15 लाख में से 5 लाख की एफडी करवा दी जिसपे इंटरेस्ट आया उनका 40,000 रुपये। तो कायदे से ये इनकी इनकम सैलरी हेड में चार्जेबल है और 40,000 रुपये अदर सोर्सेस में। तो उनकी टोटल इनकम बनती है 15,40,000 रुपये। हाँ या ना? लेकिन मिस्टर ए ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या सोचा कि ये जो एफडी है 5 लाख रुपए की, ये मैं अपने नाम पे ना करवा के मैं अपने बेटे के नाम पे करवा लेता हूँ, ताकि वो जो 40,000 रुपये का इंटरेस्ट आएगा वो इनकम ऑफ सन होगा, उनके बेटे की इनकम मानी जाएगी ना कि उनकी। और अकॉर्डिंगली उनकी इनकम 15 लाख होगी। क्योंकि इनकम कम है तो उन्हें टैक्स भी कम देना पड़ेगा और बेटे के पास कोई इनकम है नहीं, 40,000 रुपये की इनकम है, उस पर कोई टैक्स नहीं जाएगा क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तो इस तरह के दिमाग असेसी ने बहुत जगह लगाए और जहां जहां असेसी इस तरह के दिमाग लगाते चले गए वहां वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वक्त वक्त पे क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन लाता रहा। कैसे लाता रहा? क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन में आप ये पढ़ेंगे, बकायदा ये लिखा हुआ है कि अगर आप सपोज ये जो सन है वो माइनर है, तो अगर माइनर सन को कोई भी इनकम होती है, माइनर सन को कोई भी इनकम होती है तो वो पेरेंट की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। मतलब यहाँ पर मिस्टर ए की इनकम जो है वो 15,40,000 रुपये ही मानी जाएगी। चाहे उन्होंने दिमाग अपना बहुत अच्छा लगाया, लेकिन इनकम टैक्स में स्पेसिफिक प्रोविजन डाल दिए गए क्लबिंग के कि अगर माइनर सन को कोई भी इनकम होगी तो हम आपकी इनकम मान लेंगे। समझ में आई बात? तो आइए देखते हैं क्लबिंग के प्रोविजन कहाँ है, क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। ई बुक आप लोगों के पास है बेटा, उसको एक बार जो है आप प्रिंट आउट ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चलिए शुरू करें। सबसे पहला प्रोविजन है सेक्शन 60 का, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। ये क्या है? बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मिस्टर जतिन है एक ट्रांसफरर, उनके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है। उन्होंने क्या किया, इस हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे दिया, लेट आउट किया, और जो किराएदार था उसको ये बोला कि इसकी जो रेंट के आप चेक बनाओगे ना वो मेरे नाम पे मत बनाना, वो मेरी स्पाउस के नाम पे, मेरी बीवी के नाम पे बनाना। ठीक है, ये मिस्टर जतिन ने अपने किराएदार को बोल दिया। ठीक है, और वो क्या करने लग गए, मिस्टर जतिन की जो भी किराए की इनकम आती थी वो अपने वाइफ के नाम पे दिखाने लग गए कि ये तो मेरे वाइफ की इनकम है, ये मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि किराएदार जो किराया है सीधे मेरी वाइफ को देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लबिंग का क्या प्रोविजन ड्राफ्ट हुआ, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर, बड़े ध्यान से देखिएगा, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट, असेट नहीं ट्रांसफर किया मिस्टर जतिन ने अपनी स्पाउस को, सिर्फ जो इनकम थी वो स्पाउस के नाम पे दिखानी शुरू कर दी। अगर इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट, देन सच इनकम शेल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। चाहे चेक स्पाउस के नाम पे आ रहे हैं लेकिन वो इनकम जो है मिस्टर जतिन की ही मानी जाएगी। एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ रेंटल इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए, रेंटल इनकम शेल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जतिन। समझ में आई बात? इसके बाद है बेटा सेक्शन 61, दैट इज द रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। अब यहां पर असेसी ने दिमाग लगाया, क्लबिंग के प्रोविजन आ गए सेक्शन 60। फिर असेसी ने और दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर दी मिस्टर बी को। ठीक है, कोई भी मिस्टर बी उनके एम्प्लॉय हैं, कुछ भी है, उन्हीं के नाम पे जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हुए उसके अंदर प्रोविजन डाल दिया एक कि मिस्टर ए के पास ये राइट है कि 5 साल बाद वो प्रॉपर्टी दोबारा से मिस्टर ए की हो जाएगी। या प्रोविजन ये डाल दिया कि एनी टाइम
मिस्टर ए जो है इस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, या प्रोविजन डाल दिया कि ऑन डेथ ऑफ बी ये प्रॉपर्टी जो है वापस मिस्टर ए की हो जाएगी, कुछ भी इस तरह का प्रोविजन डाल दिया। मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो करी, लेकिन एक तरह से इनडायरेक्टली जो है राइट अपने पास ही रखा, चाहे वो एक स्पेसिफिक टाइम के फॉर्म में रखा, चाहे एनी टाइम फॉर्म में रखा, या ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर बी रखा। तो आप ट्रांसफर तो कर रहे हो, लेकिन ये ट्रांसफर जो है वो रिवोकेबल ट्रांसफर कहलाएंगे। रिवोकेबल मतलब जहां पर वो प्रॉपर्टी आपको दोबारा से रीट्रांसफर हो सकती है, या आप अपनी उस पे पावर रीअज्यूम कर सकते हो। सपोज 5 साल का आपने प्रोविजन डाल दिया कि 5 साल बाद प्रॉपर्टी दोबारा मिस्टर ए की हो जाएगी, तो रीट्रांसफर हो गया। या एनी टाइम वो प्रॉपर्टी जो है मिस्टर ए वापस ले सकते हैं, तो रीअज्यूम कर सकते हैं अपनी पावर। या ऑन डेथ ऑफ बी वो प्रॉपर्टी मिस्टर ए की हो जाएगी, तो भी वो रीअज्यूम कर सकते हैं पावर। तो इस तरह के ट्रांसफर जो है उसको बोला गया रिवोकेबल ट्रांसफर। तो ट्रांसफर इज रिवोकेबल इफ इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर द रीट्रांसफर ऑफ इनकम और असेट्स। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू मिस्टर वाई फॉर 5 years. It gives a right of the transfer to resume power over the income and the asset. तो इस केस के अंदर बड़े ध्यान से देखिए, अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को रिवोकेबल ट्रांसफर किया है और मिस्टर बी को उस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम आती है, चाहे रेंटल इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम आती है, कुछ भी आ सकती है, व्हाटएवर, ठीक है। तो इन रिवोकेबल ट्रांसफर इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर्ड असेट टू द ट्रांसफरी, वो जो है क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। अगर मिस्टर बी को कोई भी इनकम आ रही है तो वो मिस्टर ए के हाथों में क्लब होगी। क्यों? क्योंकि देखो इनडायरेक्टली होता क्या है कि उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी मिस्टर बी को इनकम आ रही होगी, और वो इनकम जो है ना इन कैश मिस्टर ए को वापस जा रही होगी। प्रैक्टिकली यही होता है। और यहाँ पे मिस्टर ए ने अपने आप को सिक्योर कैसे कर लिया कि उसमें ऐसे प्रोविजन डाल दिए कि मिस्टर बी कभी चाह कर भी उस प्रॉपर्टी में अपना कब्जा ना कर सके। तो ऐसे केस के अंदर ये सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किया जाता है, ताकि मिस्टर ए के हाथों में इनकम कम दिखाई जा सके। तो ऐसे केस के अंदर क्लबिंग प्रोविजंस को अट्रैक्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एक्स ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर वाई फॉर नेक्स्ट 5 years, देन इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। वही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया। बट हाँ, इरिवोकेबल ट्रांसफर है। इरिवोकेबल ट्रांसफर मतलब जो रिवोकेबल नहीं है, तो उस केस में फिर वो ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, उस केस में क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ में आई बात? इरिवोकेबल का मतलब क्या है? अदर देन रिवोकेबल। समझ में आई बात? श्योर। इन केस ऑफ पार्शियल रिवोकेबिलिटी, सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पूरा एक घर ट्रांसफर किया जिसमें 4 फ्लोर है, लेकिन रिवोकेबिलिटी जो है वो 2 फ्लैट्स के रिस्पेक्ट में रखी कि मैं 2 घर कभी भी फ्लैट कभी भी वापस ले सकता हूं, तो उस केस में सिर्फ पार्ट ऑफ इनकम जो है वो क्लब की जाएगी। समझ में आई बात? श्योर। तो एक बार फटाफट इसको जो है आप पूरा का पूरा रीड कर लीजिए। दिस वॉज द मेजर पार्ट ऑफ दिस क्लबिंग ऑफ इनकम। चलिए बात करते हैं आगे। असेट ट्रांसफर टू स्पाउस और सन्स वाइफ। स्पाउस को या सन की वाइफ को, मतलब बहू को, अगर असेट ट्रांसफर किया जाता है तो क्लबिंग से रिलेटेड क्या प्रोविजन है? बड़े आराम से और सिंपल वे में देखिए। इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर्ड असेट टू द स्पाउस और सन्स वाइफ इज क्लब्ड एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर प्रोवाइडेड दैट ट्रांसफर इज फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब बड़े ध्यान से समझना, मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी स्पाउस को, बी मिसेस ए को, इनके पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के डिवेंचर्स थे जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, वो ट्रांसफर कर दिए 1 लाख रुपए में मिसेस ए को। 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स 1 लाख में ट्रांसफर कर दिए। अब उससे जो इनकम आएगी वो किसको मिलेगी? मिसेस ए को मिलेगी, क्योंकि मिस्टर ए ने तो ट्रांसफर कर दिया। तो वैसे तो अगर देखा जाए लीगली तो वो मिसेस ए की इनकम है, क्योंकि डिवेंचर सब मिसेस ए के हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स क्या कहता है कि अगर असेट ट्रांसफर किया गया स्पाउस को, असेट जरूरी नहीं हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन बी एनी असेट, और वो असेट ट्रांसफर किया गया इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में, मतलब 10 लाख की चीज जैसे 1 लाख में ट्रांसफर की गई तो इट्स इनएडिक्वेट, और रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ बोथ
ट्रांसफर ऑफ असेट एंड एक्रूअल ऑफ इनकम, इन द सेंस कि जब ए ने मिसेस ए को डिवेंचर ट्रांसफर किए तब भी वो हस्बैंड एंड वाइफ है, एज वेल एज जब मिसेस ए को इंटरेस्ट इनकम मिल रही है तब भी उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, तब भी वो हस्बैंड एंड वाइफ है। दोनों चीजें होनी चाहिए कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप दोनों टाइम पे होना चाहिए। सपोज मिस्टर ए ने मिसेस ए को डिवेंचर ट्रांसफर कर दिए, तब वो हस्बैंड एंड वाइफ थे, लेकिन जब मिसेस ए को इनकम मिली तो उनका डिवोर्स हो चुका है मिस्टर ए के साथ और उस समय वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, तो फिर क्लबिंग अट्रैक्ट नहीं होगी। तो इसीलिए लिखा है कि जो रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ है वो ट्रांसफर ऑफ असेट और एक्रूअल ऑफ इनकम दोनों समय होना चाहिए। सेम प्रोविजन रिलेटेड टू सन्स वाइफ है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, रिलेशनशिप ऑफ मदर और फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ बोथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट एंड एक्रूअल ऑफ इनकम। ठीक है। एक्सेप्शन, क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब कब? अगर असेट ट्रांसफर किया गया इन ऑर्डर टू लिव अपार्ट, डिवोर्स हो गया, अब अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर फिर क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी। या ट्रांसफर किया गया फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन तो भी क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी। यहाँ बड़ा क्लियर लिखा हुआ था इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तभी क्लबिंग लगेगी। सन्स वाइफ के केस में एक्सेप्शन कब बनेगी? व्हेन इट इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। समझ में आई बात? श्योर। हाउस प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर की गई, इसके बारे में हमने सेक्शन 27 में भी पढ़ा था। हाउस प्रॉपर्टी में सेम प्रोविजंस हैं कि क्लबिंग होगी ट्रांसफर के हाथ में। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ spouse or son's wife, such income is clubbed in the hands of transfer to the extent such income related to his spouse or son's wife। ये क्या है, बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूं। सपोज मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी मिस्टर बी को, ठीक है, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी मिस्टर बी को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, ठीक है, ये दोस्त हैं आपस में, और मिस्टर बी क्या करते हैं, उससे जो भी रेंटल इनकम आती है वो मिसेस ए को देते हैं, ठीक है। अब देखो, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी मिस्टर बी को ट्रांसफर करी, सीधे मिसेस ए को नहीं करी क्योंकि उन्हें पता है क्लबिंग लग जाएगी। मिस्टर बी मतलब किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो जो रेंटल इनकम मिस्टर बी को मिल रही है वो किसके हाथ में दे रहे हैं? मिसेस ए के हाथ में। मतलब अल्टीमेटली बेनिफिट तो ए के स्पाउस के हाथों में ही आ रहा है। यस और नो? श्योर। तो इस केस के अंदर भी क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। जो भी मिसेस ए को रेंटल इनकम आ रही है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तब भी यहां पर मिस्टर ए के हाथों में क्लबिंग होगी। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर, कि आप डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्ट कर। मैं आपको कह रहा हूं ना, असेसी दिमाग लगाता रहा और डिपार्टमेंट पीछे पीछे प्रोविजन बनाता रहा। आप देखने की कोशिश करें, पहले क्या था कि प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखी, इनकम ट्रांसफर करवा दी, फिर रिवोकेबल ट्रांसफर बनाया असेसी ने, वहां पे प्रोविजन बना दिया। उसके बाद क्या किया कि ट्रांसफर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में करने लग गए, तो क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट कर दिए। फिर क्या असेसी ने दिमाग लगाया? असेसी ने दिमाग लगाया कि चल बेटा, स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर ही नहीं करता, किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं और उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता हूं कि इनकम जो है इसको देनी पड़ेगी, स्पाउस को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर क्लबिंग प्रोविजन लगा दी। तो वही मैं कह रहा हूं, असेसी जब जब दिमाग लगाएगा वहां प्रोविजन बनते चले जाएंगे। Where the transferred asset is invested in the business, then clubbed income क्या होगी? ध्यान से देखिए, मिस्टर ए ने, बड़े ध्यान से समझना, मिस्टर ए ने मिसेस ए को ज्वेलरी ट्रांसफर करी, ज्वेलरी ऑफ 20 लाख रुपीस, और मिसेस ए ने उसे अपने शोरूम के अंदर बेचने के लिए लगा दिया, अपने बिजनेस में उसको यूज किया। तो उस केस के अंदर क्लबिंग किस तरीके से होगी कि देखो, जो भी मिसेस ए का बिजनेस है उसके अंदर दूसरे असेट्स भी होंगे, भाई ज्वेलरी तो असेट है लेकिन दूसरे असेट्स भी होंगे, तो जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को, ठीक है, वो आप डिनोमिनेटर में ले लोगे। वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन असेट कितनी है? 20 लाख रुपीस। सपोज टोटल इन्वेस्टमेंट 100 लाख की है, इनटू इनकम फ्रॉम सच बिजनेस, बिजनेस की टोटल इनकम कितनी है?
अब सपोज बिजनेस की टोटल इनकम 10 लाख रुपए, ठीक है, तो फिर प्रोपोर्शनेटली अगर हम करें तो एक तरह से 2 लाख रुपए की जो है वो क्लबिंग हो जाएगी। तो बड़ा ही अच्छा प्रोविजन कि अगर स्पाउस को या सन्स वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर किया और उन्होंने उसको अपने बिजनेस में यूज करना शुरू किया तो प्रोपोर्शनेट इनकम की जो है वो क्लबिंग होनी शुरू हो जाएगी। समझ में आई बात? फटाफट इसको एक बार सारा रीड कर लीजिए फास्ट। चलिए आगे बात करते हैं। रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय अ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न वेयर असेसी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये क्या है? सपोज मिस्टर ए हैं जो कि पार्टनर हैं 50% के ए बी एंड कंपनी में, और इस ए बी एंड कंपनी से मिसेस ए को सैलरी आती है 1 लाख रुपए महीने की। तो यही उन्होंने कहा, देखो मिस्टर ए पार्टनर है 50% के ए बी एंड कंपनी में, तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर ए ने अपनी वाइफ के नाम पे इस फॉर्म से 1 लाख रुपए महीने की सैलरी बंधवा दी, सो दैट फर्म जो है उसको एक्सपेंस दिखा पाए और आईटी में इनकम टैक्स में बेनिफिट ले पाए। और वो एक्सपेंस दिखा पाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाएंगे तो टैक्स कम बनेगा, और इनडायरेक्टली ये पैसा अगर मिसेस ए को आ रहा है तो मिस्टर ए को तो पहुंच ही गया। तो वहां पर इन्होंने क्लबिंग के प्रोविजंस लगा दी। क्या? इनकम रिसीव्ड बाय द स्पाउस, किसी भी फॉर्म में सैलरी, कमीशन, बोनस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच असेसी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो वो असेसी के हाथ में क्लब हो जाएगी कि मतलब चाहे वो मिसेस ए को मिल रही है बट इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम ऑफ मिस्टर ए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब माना जाएगा? कंपनी के केस में 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, किसी और फॉर्म में 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज, चाहे डायरेक्टली खुद के या रिलेटिव्स के थ्रू, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? अगर स्पाउस को जो सैलरी, कमीशन या बोनस मिला है वो जेन्युइन है, बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज है। सपोज मिस्टर ए पार्टनर है बी एन कंपनी में, मिसेस ए जो है वहां पर जो कि सीए हैं, कंसल्टेंसी देती हैं और इस वजह से नॉमिनेशन मिली है, तो फिर ये जेन्युइन क्वालिफिकेशन है मिसेस ए की, इस वजह से उन्हें सैलरी मिल रही है, इस वजह से उनको पैसा मिल रहा है, तो यहां पर कोई क्लबिंग नहीं होगी ऑफ द स्पाउस। देन क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एंड बोथ आर गेटिंग रेम्युनरेशन फ्रॉम सच कंसर्न, तो फिर क्लबिंग किसके हाथ में होगी? मिस्टर ए, मिसेस ए, दोनों ए बी एन कंपनी में पार्टनर हैं, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और दोनों को रेम्युनरेशन मिल रही है, तो इस केस में इनकम की क्लबिंग उसके हाथ में होगी जिसकी टोटल इनकम सबसे ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग सच रेम्युनरेशन। मतलब ये रेम्युनरेशन आने से पहले सपोज मिस्टर ए की इनकम है 20 लाख अदर सोर्सेज से और मिसेस ए की है 15 लाख, तो जिसकी इनकम हायर है उसके हाथ में क्लबिंग होगी। इसके पीछे कारण ये होता है, वैसे मैं आपको बता दूं कि जिसकी हायर इनकम है वो ऑलरेडी हायर टैक्स स्लैब में, तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलेगा अगर उसके हाथ में क्लबिंग करवाएं, इसलिए उन्होंने बोला कि इनकम उसके हाथ में क्लब होगी जिसकी इनकम, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच रेम्युनरेशन जो है वो ग्रेटर है। समझ में आई बात? और एक बार जिसके हाथ में क्लबिंग होनी शुरू हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज मिस्टर ए की इनकम है 20 लाख, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मिस्टर ए, मिसेस ए हैं, दोनों 25% के पार्टनर है एबीएन कंपनी में और दोनों को रेम्युनरेशन मिल रही है ए और बी को 1 लाख रुपए महीना एबीसीएन कंपनी से। तो हम देखेंगे इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ मिसेस ए, मिसेस ए और मिस्टर ए एक्सक्लूडिंग दिस रेम्युनरेशन जो बाकी इनकम है वो कितनी है? तो सपोज मिस्टर ए की इनकम है 20 लाख और मिसेस ए की है 10 लाख, तो जिसकी इनकम हायर है उसके हाथ में 1 लाख और 1 लाख कितना हो गया? 2 लाख रुपए और 12 महीने की 24 लाख रुपए, तो सारे की सारे 24 लाख रुपए जो है वो मिस्टर ए की इनकम मानी जाएगी। अब सपोज इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स इनकम ऑफ ए जो है वो हो जाती है 18 लाख और इनकम ऑफ मिसेस ए हो जाती है 30 लाख, ठीक है। समझ में आई बात? इनकम ऑफ ए हो जाती है 18 लाख, इनकम ऑफ मिसेस ए हो जाती है कितनी? 30 लाख एक्सक्लूडिंग रेम्युनरेशन। तो भी जो क्लबिंग है वो मिस्टर ए के हाथ में जो है वो कंटिन्यू रहेगी, वो मिसेस ए के हाथ में नहीं होगी।
where any such income is once included in the total income of either spouse, income arising in succeeding years shall continue to be clubbed in the same hands unless AO is satisfied after giving that spouse an opportunity of being heard that it is necessary to do so. Until unless Mr. देखो वंस ये प्रोविजन जिस पे एप्लीकेबल हो गया उसी पे ये एप्लीकेबल रहेगा. हाँ, जेन्युइन केस है, मिसेस ए चाहती हैं कि भाई नहीं मेरे हाथों में क्लबिंग हो, तो फिर उस केस के अंदर उन्हें एओ को नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज वो मिस्टर ए के हाथों में क्लब होती रहेगी. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड. तो देखिए, जिसका मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था, अगर माइनर चाइल्ड को कोई भी इनकम होती है तो उसे क्लब कर दिया जाता है पेरेंट्स के हाथों में. अब पेरेंट्स में भी किसके हाथों में? बेसिकली फादर के या मदर के. तो बेसिकली जिसकी इनकम हायर है उसके हाथों में क्लब कर दिया जाएगा. ऑल इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स whose total income excluding of minor income is higher. The marriage of parents does not subsist, the income is clubbed in the income of that parent who maintains the minor child in the relevant previous year. मतलब अगर husband and wife में divorce हो गया है father and mother में, तो फिर बच्चा जिसके साथ रहता है, जो मेंटेन कर रहा है, उसके हाथों में उसकी क्लबिंग होगी. समझ में आएगा. इसके बाद एक एग्जेम्पशन दी गई है 1500 रुपये पर एनम पर चाइल्ड की टू द पेरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स इनकम क्लब्ड विद द पेरेंट. मतलब सपोज 15,000 रुपये की इनकम की क्लबिंग आई तो फिर 1500 रुपये की एग्जेम्पशन मिलेगी और 13,500 रुपये ही जो है वो क्लब होंगे. समझ में आएगा. जब चाइल्ड की बात करते हो, स्टेप चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड, माइनर मैरिड डॉटर, सब इसके अंदर आते हैं. ठीक है. ये एग्जेम्पशन का जो सेक्शन है आपका, दिस इज बेसिकली 1032. ऐसा जरूरी नहीं है. इसके बाद माइनर की इनकम एक बार जिस पेरेंट के हाथ में क्लब होना शुरू हो गई, उनके हाथों में क्लब होती रहेगी अनलेस एओ इज सेटिस्फाइड आफ्टर गिविंग दैट पेरेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. सपोज उस समय हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था और माइनर की जो इनकम थी वो हस्बैंड के हाथों में क्लब हो रही थी. बाद में डिवोर्स हो गया और वाइफ जो है चाइल्ड को मेंटेन कर रही है, तो कायदे से क्लबिंग किसके हाथों में होनी चाहिए? वाइफ के हाथों में. तो बट एज पर द लॉ वो हस्बैंड के हाथों में ही क्लब होती रहेगी. यहाँ पर हस्बैंड को जो है वो नोटिस देना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को और उनको बोलना पड़ेगा कि अब जो है हमारे बीच में डिवोर्स हो चुका है, माइनर चाइल्ड वाइफ जो है मेंटेन कर रही है, तो उसकी इनकम वाइफ के हाथों में क्लब की जाए. और एओ को अगर जेन्युइन केस लगता है तो वो उसके लिए अलाउ कर सकता है. समझ में आई बात. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बेटे, ट्रांसफर ऑफ असेट टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ये क्या है? सपोज एचयूएफ का कोई मेंबर अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करता है एचयूएफ को. मतलब उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है और वो जॉइंट फैमिली के नाम पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे वो प्रॉपर्टी कर देता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. तो उस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम अगर एचयूएफ को आ रही है तो वो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ही होगी. सपोज एचयूएफ के पास, सपोज मेंबर ऑफ एचयूएफ के पास 10 लाख के डिवेंचर्स थे या कोई हाउस प्रॉपर्टी थी जो एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी. अब उस पर कोई भी इंटरेस्ट आए या रेंटल इनकम आए, वो मेंबर ऑफ एचयूएफ मतलब जो ट्रांसफर है उसी की इनकम मानी जाएगी, ना कि एचयूएफ की. अब कल दिन सपोज इस एचयूएफ का बंटवारा होता है, पार्टीशन हो जाता है और एचयूएफ जो मेंबर ऑफ एचयूएफ है उसने जो असेट ट्रांसफर किया था एचयूएफ को, वो स्पाउस को मिल जाता है, स्पाउस ऑफ मेंबर ऑफ एचयूएफ. मतलब जिसने वो प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम पे की थी, पार्टीशन के टाइम पे, बंटवारे के टाइम पे वो प्रॉपर्टी उसने खुद वापस नहीं ली, अपने स्पाउस के नाम पे ले ली. तो अब इनकम किसको मिलनी शुरू हो जाएगी? स्पाउस को मिलनी शुरू हो जाएगी. यस और नो? तो भी क्लबिंग होगी. इफ आफ्टर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ स्पाउस रिसीव सच प्रॉपर्टी, then also income received by spouse is clubbed in the hands of the transferor. It is considered as indirect transfer. कि एक तरह से आपने स्पाउस को डायरेक्ट ट्रांसफर ना करके जो है वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर किया है. देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा. जब असेट ट्रांसफर टू स्पाउस और सन्स वाइफ की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स बोथ टाइप ऑफ ट्रांसफर, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो.
यहाँ मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इसको आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ समझ सकते हैं कि HUF मेंबर ऑफ HUF ने पहले HUF को ट्रांसफ़र करी और HUF का बंटवारा करवाया और फिर स्पाउस के नाम पे गई। तो एक तरह से डायरेक्ट नहीं गई, इनडायरेक्टली गई स्पाउस के बाद, लेकिन तब भी जो है बिकॉज ऑफ सेक्शन 64(2) क्लबिंग के प्रोविजंस हमारे जो हैं यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। समझ में आई बात? फटाफट एक बार बेटा सारा यहाँ तक रीड करिए फास्ट। चलिए अब बात करते हैं क्रॉस ट्रांसफर्स या इनडायरेक्ट ट्रांसफर की। देखिए जहां जहां आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा, बेसिकली ट्रांसफर इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज मिस्टर जे और के जो हैं वो ब्रदर्स हैं। मिस्टर जे और मिस्टर के जो कि ब्रदर्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे की वाइफ को गिफ्ट दिया। मिस्टर जे ने मिसेस के को, वाइफ ऑफ मिस्टर के को गिफ्ट किए 10 लाख रुपए। अब देखो मिसेस के को गिफ्ट मिला है और मिस्टर जे जो हैं वो रिलेटिव की कैटेगरी में आएंगे, यस और नो? क्योंकि मिसेस के जो हैं उनके स्पाउस के ब्रदर हैं मिस्टर जे, रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं। और गिफ्ट, कैश गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, अदर सोर्सेज में आपने पढ़ा था। सेम वे मिस्टर के ने गिफ्ट किए डिवेंचर्स वर्थ ₹12 लाख टू मिसेस जे, और वो भी एग्जेम्प्ट है क्योंकि रिलेटिव से मिले। अब मिसेस के ने इसको FD करवा दी 10% से और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है 1 लाख रुपए, और मिसेस जे को इंटरेस्ट इनकम आ रही है 9%, डिबेंचर थे 12 लाख के 1,08,000। कायदे से अगर हम जितना भी तक पढ़ के आ रहे हैं उस हिसाब से तो क्लबिंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मिसेस जे को अगर मिस्टर जे से मिलता तो क्लबिंग होती, या मिसेस के को मिस्टर के से मिलता तो क्लबिंग होती। स्पाउस को अगर मिला है स्पाउस से तो क्लबिंग होती है। अब देखो जब आप पढ़ रहे थे ना असेट ट्रांसफर टू स्पाउस, तो इट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, मिस्टर जे ने मिसेस जे को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया या मिस्टर के ने मिसेस के को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया, बट इट्स अ वे ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसफर जहां आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो, चुराने की कोशिश कर रहे हो। तो इस केस में क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे। In order to evade tax, individual uses cross transfers with each other if the two transfers are interconnected and are parts of same transaction in such a way that a circuitous method has been adopted to evade tax. Circuitous मतलब आपने उसी चीज को घुमा दिया, सर्कल कर। Then clubbing provisions shall be applicable. अब clubbing provision to the extent of cross transfer, इसका मतलब देखो यहां पर 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम आ रही है FD से, यहां 1,08,000 की, तो आउट ऑफ दिस सिर्फ 1 लाख रुपए जो हैं वो सिर्फ क्लब होंगे मिस्टर जे की इनकम में। दो मिसेस जे को 1,08,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम मिले, लेकिन क्लबिंग सिर्फ 1 लाख की होगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ उससे यहां पर जो इन्होंने मिसेस के को ट्रांसफर किया है, FD करवाई उन्होंने, उससे इनकम कितनी आ रही है? 1 लाख की। या सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, अगर क्रॉस ट्रांसफर है तो जो भी दोनों में से मिनिमम अमाउंट हो सिर्फ उसकी जो है क्लबिंग आपको करनी। आप ज्यादा इन डिटेल जाने की कोशिश ना करो इसमें। समझ में आई बात?